नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम अमित शर्मा है। आज हम IC38 का रिवाइज सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम कॉमन सेक्शन के चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है अंडर राइटिंग एंड रेटिंग, जोखिम अंकन और रेटिंग पर आज चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम अंडर राइटिंग और रेटिंग की मूल बातों को जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम जोखिमों की रेटिंग की प्रक्रिया में खतरों से निपटने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानेंगे। चलिए साथियों, पहला पॉइंट है बेसिक्स ऑफ अंडर राइटिंग, जोखिम अंकन की बुनियादी बातें। आसान शब्दों में कहा जाए, हम अंडर राइटिंग के मूलभूत तत्वों के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि बीमा कंपनियां जोखिम का प्रबंधन पूलिंग के माध्यम से करती है, यानी वे कई व्यक्तियों, व्यावसायिक और औद्योगिक फर्मों और संगठनों से प्रीमियम जुटा करके एक पूल बनाती है। जोखिमों को समझने, उन्हें वर्गीकृत करने, उनकी श्रेणी को तय करने, जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। अगर जोखिम को स्वीकार किया जाता है तो बीमा कंपनी को उसके लिए कितने प्रीमियम की आवश्यकता होगी और क्या कोई अतिरिक्त कंडीशन लागू होगा, यह सब अंडर राइटिंग का हिस्सा होता है। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि जोखिम के लिए किस दर पर प्रीमियम लिया जाएगा और दर का निर्धारण कैसे होगा। अंडर राइटिंग की परिभाषा को देख लेते हैं। जोखिम अंकन की परिभाषा। अंडर राइटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि क्या बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित जोखिम को स्वीकार्य माना जाएगा या नहीं, और यदि स्वीकार्य है तो उसे किन दरों पर स्वीकार किया जाएगा और टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होंगे। जोखिम अंकन के 3 चरण होते हैं। पहला, नुकसान और गंभीरता के संदर्भ में खतरों और जोखिमों का मूल्यांकन करना। दूसरा, पॉलिसी कवरेज, टर्म्स और कंडीशन को तैयार करना। और तीसरा होता है प्रीमियम दर को तैयार करना। ठीक है। अंडर राइटर यह तय करता है कि क्या जोखिम स्वीकार किया जाएगा या नहीं। अगला चरण होता है दरें, नियम और शर्त तय करना, जिसके अंतर्गत जोखिम को स्वीकार किया जाता है। जोखिम अंकन की योग्यता को सीखने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण, फील्ड में जाना और गहरी समझ हासिल करना आवश्यक होता है। जैसे अग्नि बीमा के अंडर राइटर होने के लिए आपको आग के संभावित कारणों, विभिन्न भौतिक वस्तुओं और संपत्ति में आग के प्रभाव, बीमा उद्योग में अपनाई जाने वाले प्रक्रिया, भौगोलिक स्थिति, जलवायु की परिस्थितियों आदि के बारे में अच्छी जानकारी होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार समुद्री बीमा के अंडर राइटर को बंदरगाह या सड़क की परिस्थितियों, कार्गो या सामान के परिवहन या भंडारण में आने वाली समस्याओं, पोतों और उनके समुद्री परियोजनाओं और अन्य ऐसी चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य बीमा के अंडर राइटर को बीमा धारक की जोखिम प्रोफाइल, उम्र, चिकित्सा से जुड़े पहलुओं, फिटनेस स्तर और पारिवारिक रोगों के इतिहास को समझना और प्रत्येक कारक के प्रभाव को मापना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडर राइटिंग, जोखिम अंकन के लिए जानकारी के स्रोत। सबसे पहला, प्रस्ताव फॉर्म, अंडर राइटिंग का प्रेजेंटेशन। मतलब जब हम लोग कोई भी प्रपोजल जब हम लोग भरते हैं तो फॉर्म में अपना सारा डिटेल्स को भरते हैं, तो अंडर राइटर उसी को देख करके आपकी जोखिम को निर्धारण कर सकता है। दूसरा नंबर होता है जोखिम सर्वे। तीसरा नंबर होता है पिछले दावों के अनुभव का डेटा इकट्ठा करना। मतलब व्यक्तिगत और मोटर लाइन जैसी बीमा में कुछ श्रेणियां के लिए अंडर राइटर अक्सर पिछले दावों के अनुभव का डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इससे भविष्य में संभावित दावों के अनुभव की जानकारी प्राप्त होती है और उपयुक्त प्रीमियम तय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर राइटिंग इक्विटी एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, अंडर राइटिंग इक्विटी और कारोबार को बनाए रखना। अंडर राइटिंग का अर्थ होता है कि हमें जोखिम को नियंत्रित रखना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है सभी निवेशकों को समान भुगतान करना, और कारोबार का मतलब होता है व्यापार को चलाए रखना। बीमा में हमें जोखिम को पहचान करने और उसे वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। यह एक सरल तथ्य है कि सभी जोखिम एक समान नहीं होते,
इसलिए हमें हर जोखिम को सही तरीके से मापना चाहिए और उसके नुकसान की संभावना और गंभीरता के आधार पर उसकी मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि सभी जोखिम एक समान नहीं होते, इसलिए हम सभी बीमा योग्य व्यक्तियों के एक समान प्रीमियम वसूल करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जोखिम अंकन का मकसद होता है जोखिम को वर्गीकृत करना, ताकि हम उनकी विशेषताओं और जोखिम की मात्रा के आधार पर सही प्रीमियम दर तय कर सकें। यह अंडरराइटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंडरराइटर को सुनिश्चित करना चाहिए कि जोखिम को सही तरीके से मूल्यांकन करे और जोखिम को कवर करने के लिए प्रीमियम न तो कम हो और न ही इतना अधिक हो कि वो गैर प्रतिस्पर्धी हो जाए। ठीक है, जोखिम अंकन की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, लक्षणों के आधार पर जोखिम को पहचान करना है। दूसरा, प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जोखिम के स्तर को पता लगाना। बीमा की स्वीकार्यता का स्तर, प्रीमियम की पर्याप्तता और अन्य शर्तें तय करके हम जोखिम अंकन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट फाइलिंग विद IRDAI, उत्पाद को IRDAI के पास फाइल करवाना। प्रत्येक बीमा उत्पाद को बिक्री के लिए उपलब्ध कराने से पहले मंजूरी के लिए IRDAI के पास फाइल कराना जरूरी होता है। IRDAI प्रत्येक बीमा प्रोडक्ट को एक विशेष पहचान संख्या या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जिसे शॉर्ट में आप UIN कहते हैं, उनको आवंटित करता है। उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराए जाने के बाद उत्पाद को वापस लेने के लिए भी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। पहला, IRDAI बीमा कंपनी के बोर्ड से इस बात की स्पष्ट वादा मांगता है कि वह पॉलिसी में मौजूद जोखिमों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और दावों का भुगतान करने के लिए भी सहमत है। यह बीमा कंपनी को इस बात को वचन देने के लिए भी कहता है कि पॉलिसी में वर्णित बातों को समझा दी गई है और मूल्य वैज्ञानिक आधार पर तय किए गए हैं। दूसरा, बीमा कंपनी को भविष्य में उत्पादों को वापस लिए जाने की संभावना और उत्पाद को इस तरह वापस लिए जाने पर पॉलिसी धारक के लिए उपलब्ध विकल्पों के हिसाब से योजना बनानी चाहिए। तीसरा, वापस लिया गया उत्पाद संभावित ग्राहकों की बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बेसिक्स ऑफ रेट मेकिंग, रेटिंग की बुनियादी बातें। बीमा का मूल उद्देश्य होता है कि जोखिम को बीमा कंपनी को ट्रांसफर किया जाए। जब हम एक बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो वह हमें और हमारी संपत्ति को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा कंपनी को बीमा दावों और खर्चों के साथ साथ भविष्य में होने वाले मुनाफे की मार्जिन को भी ख्याल में रखना पड़ता है। इसके लिए एक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे हम दर निर्धारण या रेटिंग कहते हैं। ठीक है, एक आसान भाषा में एक उदाहरण देखते हैं। स्वास्थ्य बीमा में हर व्यक्ति को उम्र, जाति, पेशा और आदतों जैसी चीजों के आधार पर जांच की जाती है। इन चीजों के आधार पर उन्हें अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रीमियम राशि व्यक्ति द्वारा चुने गए दर पर निर्भर करती है, जो दो चीजों के आधार पर तय की जाती है। पहली, कितनी संभावना है कि नुकसान की घटना होगी, यानी कितना खतरा है, और दूसरी चीज है नुकसान की घटना होने पर यह कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि आग से नष्ट होने वाले किसी मकान की औसत मूल्य 1 लाख रुपया है। ठीक है, आग से मकान को नष्ट होने के कारण नुकसान की संभावना 100 में से 1 है, माने 1/100। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.1%। ठीक है, अनुभव यह कहता है कि 100 बीमित मकानों में से एक मकान में आग लगने के कारण नष्ट होने का खतरा है। ठीक है, इसलिए 1/100 किया। तो अपेक्षित नुकसान कितना होगा? 1 लाख गुना 0.01, तो 1000 रुपया होगा ना। तो इसलिए 1 लाख रुपए के मकान को बीमा कराने के लिए बीमा कंपनियों को कम से कम 1000 रुपया का प्रीमियम लेना होगा। ठीक है, बीमा कंपनी कैसे जान सकती है कि पूल में पर्याप्त धन है जो वास्तविक नुकसानों के भुगतान करने के लिए बनाया गया है? जैसा कि मैंने पहले बताया
कि बीमा कंपनी की पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे जोखिमों के पूल होते हैं ताकि वे अनुमान लगा सके कि कितने नुकसान होने की संभावना है और नुकसान की आकार कितना बड़ा हो सकता है। इस सिद्धांत पर को कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या का नियम कहा जाता है, जो कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास अधिक आंकड़े होते हैं वे अपेक्षित मूल्य के और करीब आते हैं। बीमा कंपनियों को अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक पॉलिसी बेचनी होती है ताकि उनके निर्णय में सही अनुमान लगा सके। एक उदाहरण यह भी है कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं एक बार तो हेड और टेल आने की संभावना 50-50% होती है। हालांकि हम एक बार यदि हम सिक्का को यदि उछालें तो 100% या तो हेड आएगा, 0% टेल होगा, या 100% टेल होगा और 0% हेड होगा, यह हो सकता है। हालांकि अगर हम इस सिक्का को कई बार उछालते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना औसत संख्या 100% और 0% होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और वह 50% के बहुत करीब आ जाता है। ठीक है। उदाहरण के रूप में संपत्ति बीमा में यदि लकड़ी और पत्थर के ढांचे आग लगती है तो पत्थर की तुलना में लकड़ी अधिक ज्वलनशील है, इसलिए लकड़ी के ढांचे की बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाने की आवश्यकता होगी, है ना। यही बात जीवन और स्वास्थ्य बीमा में भी लागू होता है। उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्रीमियम की दर तय करना, डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है। प्रीमियम की दर तय करना बहुत ही सरल होता है। प्रीमियम की दर शुद्ध प्रीमियम के पिछले नुकसान के आधार पर तय की जाती है। इसके लिए हम पिछले नुकसानों से संबंधित आंकड़ों का उपयोग करके दरों की गणना कर लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्रीमियम इक्वल टू बीमा राशि गुना दर। ठीक है। मान लीजिए एक मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपया है। ठीक है। और 10 वर्ष में टोटल 1,000 मोटरसाइकिल में से 50 मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, तो औसतन प्रति वर्ष चोरी की संख्या कितनी हुई? 5। इसमें 5 मोटरसाइकिल का पूर्णतः नुकसान हो जाता है। जब हम इस सूत्र को, जो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस सूत्र को बैठाते हैं तो नुकसान कितना हुआ आपका? 50,000 गुना 5, एक साल में 2.5 लाख रुपया का टोटल नुकसान हुआ। तो 1,000 मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 50,000 गुना 1,000 मतलब 5 करोड़। अब जो है, अब इसका हम परसेंटेज निकालें, कितना परसेंट का आपका जो है चोरी होता है, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 करोड़ कितना आया परसेंटेज? 0.5%। ठीक है। 0.5% को 50,000 से यदि हम गुना कर देते हैं तो 250 रुपया होता है। तो 250 रुपया प्रत्येक मोटर बीमा के लिए आपको 250 रुपया आपको प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होगा। इसे शुद्ध प्रीमियम या बर्निंग कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो 2.5 लाख रुपया का 250 रुपया जमा करने के बाद 2.5 लाख रुपया इकट्ठे हो जाते हैं, मैंने पूल बन जाता है, और 5 वाहनों का पूर्ण नुकसान होने पर इसका पैसा दे दिया जाता है। यह उठाया गया शुद्ध प्रीमियम इकट्ठा किया जाता है तो एक फंड बन जाता है जिसका उपयोग सिर्फ नुकसानों की भरपाई करने के लिए किया जाता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इसमें कोई बचत या सरप्लस नहीं है, मगर ठीक है। अंत में चूंकि बीमा का लेन देन किसी अन्य व्यापार की तरह कारोबारिक आधार पर होता है, इसलिए मुनाफे का मार्जिन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होता है, जो कारोबार में निवेशित पूंजी को मिलने वाली एक वापसी है। इसलिए एक्सपेंस रिजर्व प्रॉफिट की व्यवस्था के लिए शुद्ध प्रीमियम में प्रतिशत को जोड़ करके उन्हें सही तरीके से बढ़ाया या लोड किया जाता है। अंतिम रूप में निर्धारित प्रीमियम दर में कुछ कंपोनेंट शामिल हैं। ठीक है। सबसे पहले नुकसान का भुगतान, नुकसान का खर्च जैसे सर्वे फीस, एजेंसी कमीशन, मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस, अनपेक्षित बड़े नुकसानों के रिजर्व के लिए मार्जिन, जैसे कि मान लीजिए कि 5 अपेक्षित नुकसान था, हम लोग माना था, मगर नुकसान जो है 7 का हो गया तो बढ़ गया ना। 6वां नंबर मुनाफे के लिए मार्जिन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिडक्टेबल, कटौतियां। एक बीमा पॉलिसी में डिडक्टेबल एक धनराशि होती है जो आपको खुद भुगतान करनी होती है। जब आप बीमा दावा करने के लिए किसी नुकसान की मांग करते हैं, अर्थात जब आपके पास किसी नुकसान के दावा होता है, तो आपको पहले अपने डिडक्टेबल की राशि को भुगतान करनी होती है और बाकी राशि उसके बाद आपको बीमा कंपनी चुकाती है। एक उदाहरण के रूप में, यदि आपकी कार के लिए बीमा पॉलिसी में एक डिडक्टेबल है और वह है 1,000 रुपया,
और आपकी कार में नुकसान होता है जिसका मरम्मत का खर्च है 5,000 रुपया, तो इस मामले में आपको सबसे पहले 1,000 रुपये का डिडक्टेबल के रूप में आपको भुगतान करना होगा। फिर बाकी का 4,000 रुपया बीमा कंपनी से आप ले सकते हैं। जीवन बीमा में कटौतियों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। डिडक्टेबल का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लोग स्वास्थ्य नुकसानों की अवहेलना तो नहीं करते हैं और वे खुद बचत कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी में डिडक्टेबल की राशि चुनने का विकल्प आपके पास होता है, जिससे आप अपनी वित्तीय योजना के अनुसार समय के लिए तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंचाइज। यहां फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक थ्रेशोल्ड सेट जो आमतौर पर बीमा कंपनी की प्रतिशत के रूप में होता है, जिसके नीचे कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा, जैसे कटौतियों के मामले में होता है। हालांकि जब दावा राशि उस फ्रेंचाइज सीमा से अधिक होती है तो बीमा कंपनी को पूरा दावा स्वीकार होता है। दूसरे शब्द में फ्रेंचाइज बीमा कंपनियों की वित्तीय जिम्मेदारी का एक न्यूनतम थ्रेशोल्ड तय करता है। पॉलिसी पर फ्रेंचाइज उसी तरह से और उन्हीं कारणों से लागू किया जाता है जैसे थ्रेशोल्ड से कम के दावों के मामले में कटौतियों में लागू किया जाता है। हालांकि अगर दावा फ्रेंचाइज से अधिक होता है तो नुकसान की पूरी रकम भरपाई की जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहता हूं। डिडक्टेबल क्या है? मान लीजिए कि आपने 25,000 रुपया का डिडक्टेबल लिया हुआ है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में। तो पहला 25,000 आपको खुद से खर्च करना होगा। उसके बाद 25,000 से ऊपर का जो खर्च है वो आपको कंपनी बियर करेगी। फ्रेंचाइज क्या हुआ? बिल्कुल इसी प्रकार पहला 25,000 आपको खर्चा करना होगा। 25,000 जैसे ही पार करता है तो आपको पूरा जो खर्च है इंक्लूडिंग आपका 25,000 25,000 वो भी आपको कंपनी ही आपको देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेटिंग के कारक। रेटिंग कारक वे आसान तत्व हैं जिन्हें रेटिंग और प्लानिंग के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा कंपनियां रेटिंग कारकों का उपयोग करके जोखिम का मूल्यांकन करती है और मूल्य निर्धारित करती है। रेटिंग के कारक में सबसे पहला पॉइंट है, बीमा कंपनियां अपने आंकड़ों का उपयोग करके उसके आधार पर दरें निर्धारित करती है। दूसरा, बीमा कंपनियां इस दर को सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों के साधारण समायोजित करती है, जैसे आग से सुरक्षा के लिए लागू होने वाली छूट या ज्वालामुखी द्रव्यों के मौजूदगी के लिए लगाएगी अतिरिक्त शुल्क के दर को समायोजित करती है। तीसरा, जीवन बीमा में आमतौर पर बीमाकर्ता खराब स्वास्थ्य, खराब आदतें, आनुवंशिक और व्यक्तिगत कारकों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा सकती है बीमा कंपनी। और अंत में साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मैं उसे जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। देखने के लिए दोस्त साथियों फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।